नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंसेप्ट के एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है आपका, जब एक फर्म संतुलन में होती है तो वह वस्तु का उत्पादन। क्या है इसका सही जवाब? आज के टॉपिक में 20 एमसीक्यू है, 20 में से आपको लास्ट में कमेंट में ये बताना है मेरे इतने सही हुए। तो इसका सही उत्तर है न ही बढ़ाती है और न ही घटाती है। जैसे मान लो कि कोई फर्म संतुलन में तब होती है जब उसको अधिकतम लाभ होता है। अधिकतम लाभ होता है तो वह क्या करती है, नई तो वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहती है और नई वस्तु का उत्पादन कम करना चाहती है, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन के अंदर है उसका जो लाभ है वो घट जाएगा। तो वह जब अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि फर्म संतुलन में होती है, तो वह नई तो वस्तु का उत्पादन बढ़ाती है और नई वस्तु का उत्पादन घटाती है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एमसीक्यू, फर्म के संतुलन की व्याख्या करने की विधियां हैं। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ए और ब दोनों। यानी जो कुल आगम और कुल लागत और सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही विधियों के द्वारा फर्म का संतुलन है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुल आगम टीआर और कुल लागत टीसी विधि में फर्म साम्य अवस्था में होगी। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है कुल आगम और कुल लागत वक्र में अंतर अधिकतम होने पर। यानी जब अपने वक्र के अंदर कुल आगम है और कुल लागत, इस हिसाब से ये तो हो गया, अपन इसको कह सकते हैं टीआर और ये है टीसी। तो टीआर और टीसी वक्र के अंदर जहां पर अंतम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो वहां पर क्या होगा, फर्म को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और जहां पर सबसे ज़्यादा लाभ होता है वहीं पर क्या होता है, फर्म साम्य अवस्था में होती है। तो जहां पर कुल आगम और कुल लागत में अंतर मैक्सिमम हो, जहां पर फर्म को क्या होता है, सबसे ज़्यादा लाभ होता है, उसको कहते हैं फर्म की साम्य अवस्था। तो टीआर और टीसी यानी कुल आगम और कुल लागत और कुल आगम वक्र के अंदर है, फर्म साम्य अवस्था में कब होगी, जब टीआर और टीसी के अंदर अधिकतम लाभ हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुल आगम और कुल लागत बराबर होता है तो फर्म को नया लाभ और नए हानि की होती है। फर्म की इस अवस्था को कहते हैं, क्या इसका सही जवाब? इसको कहते हैं सम स्थिति बिंदु, या फिर अपन कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर फर्म को नए लाभ और नए हानि की स्थिति होती है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीमांत आगम एम आर और सीमांत लागत एम सी विधि में फर्म संतुलन में होती है जब सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, सीमांत लागत यानी एम सी वक्र है, सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए, सीमांत आगम का ढाल बढ़ता हुआ होना चाहिए। बताओ, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में इसी हिसाब के क्वेश्चन दिए हैं अभी। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन संगणक एग्जाम 2018 और संगणक एग्जाम 2021 दोनों के अंदर इस क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही जवाब यह है, इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों सही है। एक तो सीमांत आगम और सीमांत लागत अपन ने पढ़ ली कि फर्म के साम्य की दो विधि है, कुल आगम और कुल लागत और सीमांत आगम और सीमांत लागत। कुल आगम और कुल लागत के अंदर पढ़ा कि जहां पर इनका अंतर मैक्सिमम होती है वहां पर फर्म संतुलन में होती है। लेकिन सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के अंदर है जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो, पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त है कि सीमांत लागत है यानी एम सी वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए। सीमांत जैसे मतलब पूर्ण प्रतियोगिता होती है ना, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर इस हिसाब का वक्र बनता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सीमांत आगम हर इकाई से, इसको क्या कहते हैं, एम आर है, ये एम आर हर इकाई से समान ये अपने को आगम प्राप्त होगा। लेकिन जो सीमांत लागत है वो इसको नीचे से काटनी चाहिए। नीचे से कहाँ काटी है, इस बिंदु पर।
जो काट तो इस बिंदु पर रही है, काट इस बिंदु पर रही है, लेकिन फर्म संतुलन की किस बिंदु पर होगी, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो सीमांत लागत वक्र है, एम सी वक्र है, वो क्या है, इसको सीमांत आगम को एम आर को नीचे से काट रहा है। यहाँ पर इस बिंदु पर क्या हुआ, इस बिंदु पर ऊपर से काट रहे, इसलिए ये फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जो सीमांत लागत है वो ऊपर से आ रही है, यानी यहाँ पर तो फर्म को नए लाभ नए स्थिति वाली वो कंडीशन हो गई। तो फर्म संतुलन में कब होगी, जब में सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो। तो ये तो दोनों बिंदु की शर्त है। दूसरी लागत है सीमांत लागत है वह सीमांत आगम को नीचे से काटना चाहिए, तो फर्म इस बिंदु पर संतुलन में होगी। दोनों शर्तें याद रखना, सीमांत आगम क्या होती है और सीमांत लागत क्या होती है, यानी जो फर्म है अंतिम वस्तु उत्पादित कर रही है उससे फर्म को कितना रुपये प्राप्त हो रही है और उसकी कितनी लागत आ रही है। अंतिम जो वस्तु उत्पादन कर रही है उसकी लागत है वो सीमांत लागत है और उसकी आय है वो सीमांत आगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में क्या सत्य है। तो इसका क्या है सही जवाब, इसका सही जवाब है ये एम आर ए आर बराबर पी, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है कि हर वस्तु की जो इसको अपन ने क्या कहा एम आर, और यही क्या है ए आर है, और यही होगी पी यानी कीमत। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर इतनी प्रतियोगिता होती है कि वहाँ पर वस्तु की कोई भी इकाई की अपने ज़्यादा जो कीमत है वो नहीं तो बढ़ा सकते और नहीं घटा सकते। तो इसके अंदर क्या होता है कि हर वस्तु की लागत है वो आगम है वो समान होती है, इसलिए वही तो उसकी सीमांत आगम हो गई और वही क्या हो गई औसत आगम हो गई। तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एम आर ए आर और पी बराबर होने चाहिए। ये पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त है या पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, केवल एक विक्रेता अथवा उत्पादक होता है, किस बाजार की विशेषता है। सरल सा क्वेश्चन बताओ, क्या इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है एकाधिकार या मोनोपोली। क्यों एकाधिकार तभी होता है जब उसकी कोई निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु उपलब्ध नहीं है और वह उस वस्तु का विक्रेता अथवा उत्पादक अकेला है। एक चीज़ और बता दूं कि जो भी ये बाजारों में नाम है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारक प्रतियोगिता, द्व्याधिकार, ये नाम पड़े हैं विक्रेता के हिसाब से। यदि आपको ये पूछ ले एकाधिकार मतलब विक्रेता का एकाधिकार है, द्व्याधिकार का मतलब विक्रेता दो है, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब विक्रेता बहुत सारे हैं, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट सवाल देखो, दीर्घ काल में एकाधिकारी को प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं बहुत सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा। पहले आप 8 क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या इसका सही जवाब दीर्घ काल में एकाधिकारी को प्राप्त होता है। तो दीर्घ काल में हमेशा एकाधिकारी को प्राप्त होता है सामान्य लाभ। ये देखो बाजार की कंडीशन ही है, एक तो होता है दीर्घकाल और एक होता है अल्पकाल। यदि आपको अल्पकाल का पूछ ले, अल्पकाल चाहे कोई भी बाजार हो, पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो, एकाधिकार प्रतियोगिता हो, अल्पकाल के अंदर क्या होता है कि अल्पकाल में कुछ भी हो सकता है। अल्पकाल में सामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ, हानि भी हो सकती है, और अपन कह सकते हैं अतिरिक्त लाभ, विशेष लाभ या अतिरिक्त लाभ, ये भी हो सकता है। ये तीनों सी हो सकती है अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल में अंदर है वो मांग के अनुसार है, पूर्ति को घटा या बढ़ा नहीं सकते। अल्पकाल के अंदर मांग तो अचानक किसी चीज़ की बढ़ जाती है, लेकिन पूर्ति किसी भी चीज़ की नहीं बढ़ा सकते, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे एकाधिकारी हो, चाहे द्व्याधिकारी हो। तो अल्पकाल के अंदर हर बाजार की कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, चाहे बाजार की कंडीशन कोई हो। लेकिन दीर्घ काल के अंदर बाजार की कंडीशन पे निर्भर करता है कि दीर्घ काल में क्या होगा। जैसे जैसे दीर्घ काल के अंदर है एकाधिकारी को तो हमेशा प्राप्त होता है एक अतिरिक्त लाभ, क्योंकि उसका एकाधिकार है, एकाधिकार है तो वो अपनी जो लाभ के हिसाब से वस्तुओं को कंट्रोल करेगा, उसकी पूर्ति बढ़ाएगा घटाएगा अपने लाभ को देखकर। और पूर्ण प्रतियोगिता होती है
उसके अंदर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर है वो, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर है वो हमेशा दीर्घकाल में होता है सामान्य लाभ। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी को हमेशा प्राप्त होता है अतिरिक्त लाभ, और पूर्ण प्रतियोगिता में होता है सामान्य लाभ। ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अपूर्ण प्रतियोगिता की पुस्तक है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है बताओ। अपूर्ण प्रतियोगिता है वो किसने लिखी? वो लिखी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसने दिया? एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसकी पुस्तक है बताओ। तो एकाधिकार प्रतियोगिता है वो दिया प्रोफेसर EH चैम्बरलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पाधिकार का सबसे सरल रूप है, अल्पाधिकार का सबसे सरल रूप क्या है बताओ। क्या इसका सही जवाब? द्वियाधिकार। अल्पाधिकार के अंदर क्या होता है कि कुछ ही फर्मी होती है और उनका बाजार पर अधिकार होता है, तो उसका सबसे सरल रूप है द्वियाधिकार, यानी केवल दो ही विक्रेता। द्वियाधिकार अभी मैंने समझाया कि ये जो नामकरण है वो विक्रेता के नाम के हिसाब से है। तो द्वियाधिकार का मतलब है दो ही विक्रेता। क्रेता हर के अंदर बहुत सारी होती है, चाहे एकाधिकार दे दे तो भी क्रेता बहुत सारी है, पूर्ण प्रतियोगिता दे दे तो भी क्रेता बहुत सारी है, द्वियाधिकार दे दे तो भी क्रेता बहुत सारे है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग पक्ष के विश्लेषण में मूल्य की अधिकतम सीमा होती है, बताओ क्या है इसका सही जवाब। मांग पक्ष के विश्लेषण में, मांग पक्ष के विश्लेषण में मूल्य की अधिकतम सीमा होती है वस्तु की सीमांत उपयोगिता, क्योंकि जितनी वस्तु की अपनी वो सीमांत उपयोगिता होगी उतने ही अपन क्या होगी उस वस्तु की जो कीमत है वो अदा करेंगे। यदि किसी की एक किताब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो वो उसके 500 रुपये देने के लिए भी तैयार रहता है, और किसी को यदि कम ज़रूरत है तो उसके 50 रुपये भी नहीं देगा। तो वो होती है वस्तु की सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट देखो, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, तो बताओ। तो वस्तु की कीमत का निर्धारण देखो, वस्तु की मांग द्वारा होता है, पूर्ति द्वारा होता है। तो अपन उसके साध्य रूप को क्या कह सकते हैं? इसके साध्य रूप को अपन कह सकते हैं कि क्रेता और विक्रेता दोनों की संतुष्टि द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? द ऑप्शन, क्योंकि केवल ए या केवल स इन दोनों के द्वारा नहीं हो सकता, ए और स दोनों के योग द्वारा होगा। तो अपन इसको कह सकते हैं क्रेता और विक्रेता, जहाँ पर दोनों की संतुष्टि है वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय सम्य तत्व के आधार पर एक प्रकार का होता है, तो बताओ क्या है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय है फलो यानी प्रवाह है। अब अपन राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अंदर पढ़ते हैं कि एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं के जो योग होता है उसको अपन कहते हैं राष्ट्रीय आय। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है किसी एक निश्चित तिथि को, यदि निश्चित तिथि को अपन ये पढ़े कि अपना इतना घाटा हुआ इतना फायदा, वो तो होता है स्टॉक। और पूरे वर्ष के अंदर अपन ने क्या क्या उत्पादन किया वो होता है प्रव्यय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक संपूर्ण वर्ष के अंदर वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ उसका माप करते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है? समय के आधार पर एक प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1956 से ही प्रतिवर्ष भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? सरल सा क्वेश्चन है। जो मैंने केंद्रीय जो अपने सांख्यिकी संगठन है इनके बारे में मैंने क्लास पढ़ा रखी है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और बहुत से सिंपल भाषा में कम समय के अंदर वो टॉपिक पढ़ाया हुआ है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देख लेना। इसका सही जवाब है CSO, यानी 1956 से ही प्रतिवर्ष भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान CSO द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अब क्या है, CSO और NSSO दोनों को मिलाकर एक नया संगठन NSO बना दिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो प्रकाशन है वो NSO द्वारा किया जाता है। यदि आपको ऑप्शन में NSO भी दिया हुआ है CSO भी दिया हुआ है तो आपको अब वर्तमान में NSO ही करना है। लेकिन
ट्राई क्वेश्चन दिया हो, ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन नहीं आते हैं वहाँ पर, या तो आपको एनएसओ मिलेगा या सीएसओ मिलेगा। तो 1956 से सीएसओ द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं और वर्तमान में एनएसओ द्वारा प्रकाशित होने लगे हैं राष्ट्रीय आय के आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से जो सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष की होती है, भारत में यह अवधि होती है। सरल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च, या अपन ये कह सकते हैं कि जो भारत का वित्तीय वर्ष है वो क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ, इसको जोड़कर अपन राष्ट्रीय आय का आंकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना हेतु क्या इसका सही उत्तर, जो अंतरिम यानी बीच की, अंतरिम का मतलब अंतिम नहीं है, अंतरिम का मतलब मध्यवर्ती, अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं का राष्ट्रीय आय की गणना हेतु इसका वो सही उत्तर है सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि अपन जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उन्हीं को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित करते हैं। कच्चे माल है या अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तु है उनको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते। इसका कारण क्या है कि मान लो कि ब्रेड उत्पादन के लिए आटा क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि आटे से ब्रेड बनेगी, आटे से ब्रेड बनाते हैं। अब आटे का अपन ने योग कर लिया कि 50 रुपये का एक साल में आटा का उत्पादन हुआ और 70 रुपये की ब्रेड उत्पादन हुई, तो 50 और 70 कितनी हो गई, 120। अब अपन कहेंगे इस साल 120 रुपये का राष्ट्रीय उत्पादन हुआ, तो अपन ये क्या हुआ कि अपन ने उत्पादन तो टोटल 70 रुपये का किया है, क्योंकि 50 रुपये 70 में भी शामिल है, तो ये क्या है दोहरी गणना हो जाती है। इसलिए अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु है इनको राष्ट्रीय आय के आकलन के अंदर अपन सम्मिलित नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है, इसका संबंध है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया मूल्य संवर्धन विधि क्या है, कि अभी जो अपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर 50 रुपये का आटा पढ़ा और 70 रुपये की ब्रेड, तो 50 आटे के उत्पादन कितना जोड़ेंगे 50, और ब्रेड भी कि 50 का तो पहले उत्पादन हो चुका है और यहाँ पर उत्पादन हुआ 20 का, तो इस हिसाब से इनका जोड़ करेंगे। तो ये कौन सी विधि है, मूल्य संवर्धन, यानी टोटल अपनी जो पिछला उत्पादन था उसमें अब कितने का मूल्य बढ़ा है, संवर्धन हुआ है, तो वो होती है मूल्य संवर्धन विधि। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो मूल्य संवर्धन विधि है, वो सबसे उपयुक्त है। लेकिन मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है, इसका संबंध किस विधि से, तो इसका संबंध है उत्पादन विधि से, क्योंकि जहाँ पर उत्पादन होता है वहीं पर मूल्य संवर्धन होता है। तो मूल्य संवर्धन है उत्पादन विधि का ही भाग है या फिर अंग है या फिर उत्पादन विधि का ही अपन प्रतिस्थापन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुद्रा के मुख्य या प्राथमिक कार्य क्या है इसका सही उत्तर, तो मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है, मुद्रा के मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1 व 2 सही है। मूल्य का संचय इसका मुख्य कार्य नहीं है, इसका गौण कार्य है, और साख का आधार इसका आकस्मिक कार्य है। ठीक है, तो मुद्रा के मुख्य 2 ही कार्य, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में नोट निर्गमन हेतु किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्या है सही उत्तर, इसका सही उत्तर है न्यूनतम कोष प्रणाली। देखो दोस्तों, नोट निर्गमन के लिए भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली वर्तमान में चलाई जा रही है। पहले कौन सी प्रणाली थी, अनुपातिक कोष प्रणाली, लेकिन अब न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जा रही है। इसके अंदर क्या होता है, अनुपातिक कोष प्रणाली के अंदर तो पहले जितने रुपये अपन निर्गमन करें, जितने रुपये आरबीआई छाप रही है उतने को उनका सोना या फिर विदेशी मुद्रा वगैरह रखनी पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में न्यूनतम कोष रख रहे हैं, वो भी कितना, 200 करोड़ का। 200 करोड़ रुपये आरबीआई को अपने पास रखने होते हैं, फिर जितने रुपये चाहिए उतने छापो। व्यवहार में ये संभव नहीं है कि आरबीआई जितने मर्जी है उतने छाप ले, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा रुपये छाप लिए तो रुपये की वैल्यू है वो गिर जाती है। तो अब सिस्टम है कि 200 करोड़ रुपये अपने पास रख के आरबीआई रुपये छाप सकती है। अब 200 करोड़ में भी क्या, 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ है वो है विदेशी मुद्रा, दूसरे देशों की डॉलर वगैरह वो मुद्रा है 85 करोड़, और 115 करोड़ का है सोना। इस हिसाब से 200 करोड़ रुपये रखने पड़ते हैं आरबीआई को, और फिर रुपये कितने भी छाप सकती है। वास्तव में आरबीआई कितने रुपये नहीं छापती है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के रुपये छापती है, और जो न्यूनतम कोष है वो 200 करोड़ है, लेकिन आरबीआई इससे बहुत ज़्यादा अपने पास रखती है। तो आज की क्लास के थे अपने 20 MCQ, 20 में से आपके कितने सही है ये ज़रूर बताना। और हाँ, वैसे मैं बोर्ड पे वीडियो बनाता हूँ,
तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन PDF में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको भी याद दिला देता हूँ। यदि नए हो तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट वो सब आप करते ही हो, करते रहना। आप ही का प्यार बना रहेगा तो चैनल ऐसे ही चलता रहेगा। और ये इसी नाम से इकोनॉमिस्ट योग, इस नाम से, जिस नाम से आप चैनल देख रहे हो, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। यदि वहाँ पे नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाना, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप में समय समय पर PDF वगैरह डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।